आज हम मैटर इन सराउंडिंग्स का जो चैप्टर है उसमें ये जो कंसेप्ट्स रह गए थे इसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले देखिए हम यहाँ डिस्कस करेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी जिस तापमान पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है उसे हम उसका मेल्टिंग पॉइंट और हिंदी में इसे गलनांक भी कहते हैं। देखिए हमें पता है कि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि किसी भी सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए हमें उसको हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पानी के उदाहरण से समझें तो जैसे हम अगर बर्फ़ लें तो बर्फ़ पानी का एक ठोस रूप है। उसको जब हम गर्म करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे उसका तापमान जो है वो बढ़ना शुरू होगा और 0 डिग्री सेल्सियस आप सभी जानते हैं वह तापमान है जिस पे बर्फ़ जो है वो पानी के रूप में बदलना शुरू करती है। अब यहीं पर एक बात आती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है? सबसे पहले तो फ्यूज़न का अर्थ मैं आपको बता दूं। फ्यूज़न का मतलब मेल्टिंग होता है यानी कि पिघलना। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को क्या डिफाइन किया हुआ है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की ज़रूरत होती है उसके गलनांक पर और सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न या इसको हिंदी में कहते हैं संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। अब इसमें जो शब्द आया है लेटेंट, इसको खाली हीट ऑफ फ्यूज़न क्यों नहीं कहते? लेटेंट शब्द का क्या मतलब है ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए लेटेंट शब्द का मतलब होता है हिडन। हिडन मतलब छुपा हुआ। अब इसको छुपा हुआ कहते हैं? देखिए हमारी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन होती है कि जब भी हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो अगर हम थर्मामीटर से चेक करें तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर राइज करना शुरू करता है। तो सामान्य सी बात है कि अगर आप मान लीजिए बर्फ़ को हम लें और उसको छोटे छोटे पीसेस में क्रश करें और उसमें थर्मामीटर लगा दें और फिर उसको हीट करना शुरू करें तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे हीट हम सप्लाई करेंगे उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा और जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो बर्फ़ जो है पानी के रूप में बदलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ कमाल की बात आप एक देखेंगे कि जैसे ही वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचेगा तो बावजूद इसके कि आप उसको गर्म किए जा रहे हैं लेकिन आप देखेंगे थर्मामीटर में उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही शो होगा, यानी बढ़ता हुआ नज़र नहीं आएगा। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं वो हीट जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसे हम इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब ये जो हीट हम सप्लाई करते हैं ये उन पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ा देती है जिससे धीरे धीरे वो तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं और धीरे धीरे जब उनमें काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो जो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर पाएँ, उसको तोड़ के और एक दूसरे से दूर हो पाएँ, तब वो लिक्विड स्टेट में आते हैं। तो यानी कि जो एनर्जी हम कंटिन्यूसली नीचे से सप्लाई कर रहे हैं वो उसका टेम्परेचर बढ़ाने में यूज़ नहीं हो रही बल्कि उन पार्टिकल्स को उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूज़ हो रही है, यानी उसके फेस को बदलने में, उसको सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने में यूज़ हो रही है। तो जब तक वो सारी की सारी जो आइज़ है वो जब तक पानी में नहीं बदल जाएगी यानी सॉलिड से पूरी लिक्विड फेज में नहीं आ जाएगी तब तक आप देखेंगे हीट करने के बावजूद भी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में रहेगा। इसलिए जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं उसका असर क्योंकि टेम्परेचर के रूप में हमें नज़र नहीं आ रहा, बढ़ता हुआ टेम्परेचर हमें बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा, इसलिए हम इसको छुपा हुआ हिडन हीट कह देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कह देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट बिल्कुल उससे मिलता जुलता ही है। पहले हम बॉइलिंग पॉइंट समझ लेते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में क्वथनांक कहते हैं, यानी वह तापमान जिस पे कोई पदार्थ द्रव अवस्था में उबलना शुरू हो जाए, बॉयल होना शुरू हो जाए और भाप में बदलना शुरू हो जाए
एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर याद रखिए इस डेफिनेशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर चेंज होता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता है। हम जानते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर वाटर की बात करें तो वाटर किस टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हम नॉर्मल सी लेवल से ऊपर जाते जाएं, मान लीजिए ऑल्टीट्यूड पे जाएं, पहाड़ों में जाएं, तो धीरे धीरे वहाँ पर क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, इसलिए जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाता है। इसलिए जब भी हम डेफिनेशन देते हैं बॉइलिंग पॉइंट की तो हम कहते हैं द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सी लेवल पे होता है, समुद्र तल पे होता है, वो 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो ये भी एक तरीके का आप समझ गए, जैसे मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट भी एक टेम्परेचर है। अब बात करें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। इसकी डेफिनेशन देखें तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू इट्स गैसियस स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बिल्कुल उससे मिलती जुलती ही परिभाषा है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, 1 किलोग्राम द्रव को भाप में यानी कि गैसीय अवस्था में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसके क्वथनांक पे और सामान्य वायुमंडलीय दाब पर, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हिंदी में इसको कहते हैं वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा। प्रसुप्त शब्द लेटेंट के लिए आया है, यानी छुपा हुआ। अब इसमें भी बिल्कुल उसी तरह जो वही लॉजिक काम करता है। मान लीजिए आप पानी लें और उसको गर्म करना शुरू करें और थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर देखना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसको गर्म करते जा रहे हैं तो टेम्परेचर थर्मामीटर में राइज होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जैसे ही अगर वो प्योर वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर टेम्परेचर पहुंचेगा तो एकदम से क्या होगा कि पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे उसके बाद आप उसको गर्म किए जाएं तब भी तापमान थर्मामीटर में बढ़ता हुआ नज़र नहीं आएगा। वो 100 डिग्री सेल्सियस का 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, क्योंकि इसमें भी जो हीट एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं, जो ऊष्मीय ऊर्जा हम दे रहे हैं, वो पानी की स्टेट बदलने में, अवस्था बदलने में यूज़ हो रही है। यानी कि उसको लिक्विड से गैसियस स्टेट में बदलने में वो हीट एनर्जी सारी की सारी यूज़ हो रही है। एक बार जब वो सारा का सारा बदल जाता है तभी टेम्परेचर राइज होगा। तो जब तक पूरा ये पानी जो है ये भाप में बदलेगा तब तक उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो क्योंकि यहाँ पर भी हीट एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर के रूप में बढ़ती हुई हमें नज़र नहीं आ रही, इसलिए हम उसको लेटेंट हीट यानी कि छुपी हुई ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा कह देते हैं। इसके बाद देखिए इवेपोरेशन, डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन बॉइलिंग। इवेपोरेशन आप सभी समझते हैं, इवेपोरेशन का मतलब वाष्पीकरण और बॉइलिंग मतलब उबलना। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। देखिए पानी की ही अगर आप बात करें, इवेपोरेशन 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही, जैसे ही हम पानी थोड़ा सा ही गर्म होता है तो आपने देखा होगा उसमें से भाप उठनी शुरू हो जाती है, यानी वो भाप में बदलना, वो वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है। तो इवेपोरेशन जो है देखिए यहाँ लिखा है लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, उससे उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही इवेपोरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन बॉइलिंग कब होती है? बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। हर एक पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस, तो बॉइलिंग जब तक टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुँच जाएगा पूरे का पूरा पानी उबलना शुरू नहीं होगा। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। देखिए जो वाष्प होती है, सबसे पहले जो सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं पानी के, वो जो है भाप में बदलते हैं। लेकिन बॉइलिंग क्या है? बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। बल्क मतलब जो ज़्यादा मात्रा में, जब सारे के सारे उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, सारे पार्टिकल्स हैं, वो एकदम से सारे के सारे भाप में बदलने शुरू हो जाएं तो हम उसको उबलना या बॉइलिंग कहेंगे। इवेपोरेशन डू नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट। इवेपोरेशन वैसे भी हो जाती है, जैसे आप मान लीजिए फर्श पे पानी गिर जाता है, आप पंखा चला दें तो हवा की वजह से भी इवेपोरेशन होती है, ठीक है ना। हीट एनर्जी वैसे जो धूप में अगर मान लीजिए हम कोई कपड़े सुखाते हैं तो उसमें भी इवेपोरेशन भाप बन के पानी उड़ जाता है। तो वो बिना एक्सटर्नल हीट सप्लाई किए, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट के भी हो जाता है, हवा से भी हो जाता है कई बार। बॉइलिंग रिक्वायर्स एक्सटर्नल सोर्स ऑफ, क्योंकि बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही बॉइलिंग हो पाएगी, तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल हीट सोर्स की जरूरत पड़ती है। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेनन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इन विच अ लिक्विड बॉइल्स इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही इसमें उबलना, भाप में बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन बॉइलिंग क्या है? इज अ बल्क फिनोमेना इन विच अ लिक्विड बॉइल्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ये इसमें डिफरेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन के। इवेपोरेशन देखिए यहाँ पर एक तरफ कॉलम में लिखा है विद इंक्रीज इन, 4 फैक्टर्स लिखे हैं, और फिर लिखा है रेट ऑफ इवेपोरेशन कि जैसे जैसे इंक्रीज होगा टेम्परेचर में तो रेट ऑफ इवेपोरेशन यानी कि भाप में बदलने की जो प्रक्रिया है वो तेज़ हो जाएगी। ये तो कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जैसे मान लीजिए किसी दिन धूप निकली हो तो उस दिन टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो कपड़े जल्दी सूखते हैं क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया, मान लीजिए सरफेस फर्श पे पानी गिर जाए, अब आप वैसे अगर उसको छोड़ देंगे तो वो देर में सूखेगा, लेकिन अगर मान लीजिए हम उसको थोड़ा सा फैला दें, पानी को पोंछे से या किसी से पूछ दें या फैला दें, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। या मान लीजिए जैसे एक कप का और मतलब चाय का उदाहरण आता है कि जैसे कप में अगर हम चाय पिएं तो वो देर में ठंडी होगी, और अगर वही हम उसको प्लेट में अगर चाय को डाल के पिएं, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ते ही क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है, वो जल्दी ठंडी हो जाती है क्योंकि जो इवेपोरेशन है वो तेज़ी से होता है। विंड स्पीड भी आप कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अगर मान लीजिए फर्श पे पानी गिर जाए तो अगर आप पंखा चला देंगे तो क्योंकि स्पीड बढ़ा दी आपने, विंड स्पीड बढ़ गई, तो जल्दी से पानी सूख जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। ह्यूमिडिटी होता है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। हवा में जो पहले से जो नमी है, जो पानी मौजूद है, उसे हम ह्यूमिडिटी या हिंदी में आर्द्रता कह देते हैं। तो ये क्या होता है, ये उल्टा होता है। जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसको ऐसे समझिए जैसे ये एयर इन समझिए, ये देखिए मान लीजिए कि ये गर्मियों में हवा है, अब इसमें नीले डॉट्स जो हैं, ये रेड डॉट्स तो हवा के मान लीजिए वो हैं पार्टिकल्स हैं, और ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। अब समर में क्या होता है, गर्मियों में पानी की मात्रा हवा में पहले से कम होती है, अब कम होती है तो हवा में ज़्यादा स्पेस होती है, तो पानी जो है आसपास के एनवायरनमेंट से इस स्पेस में आसानी से आ सकता है। इसलिए ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से वहाँ पर स्पेस ज़्यादा होती है, और स्पेस ज़्यादा होती है तो आसपास जितना भी पानी होगा वहाँ से भाप में जब वो बदलेगा तो आराम से वो हवा की स्पेस में जो है वो आ जाता है। इसलिए इवेपोरेशन जो है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ती है। लेकिन रेनी सीजन में क्या होता है, ऑलरेडी हवा में नमी ज़्यादा होती है, ये ब्लू डॉट्स देखिए कितने ज़्यादा हैं, तो क्या होता है पहले से ही हवा के बीच का जो खाली स्थान है वो पानी के मॉलिक्यूल से भरा हुआ है क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। अब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है, तो क्या होगा, और अगर पानी हवा में वाष्प बन के जाएगा तो उसमें जगह ही कम है पहले से ही, तो जगह कम है तो आसानी से नहीं जा पाएगा। इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन सिर्फ ह्यूमिडिटी आर्द्रता के बढ़ने पे कम होती है। बाकी विंड स्पीड, वायु की चाल कह लें इसको, सरफेस एरिया यानी क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल, या टेम्परेचर या तापमान के उस पर ये बढ़ती है। अच्छा, अब इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। देखिए जब भी इवेपोरेशन होगी तो कुछ ना कुछ हीट एनर्जी वो लेंगे, तभी तो लिक्विड से वो वेपर स्टेट में आएंगे, तभी तो उनको इतनी एनर्जी मिलेगी कि वो आपस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर पाए। तो कहीं इवेपोरेशन तभी होती है कि जब वो जो लिक्विड है वो अपने आसपास से एनर्जी को, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जब एब्जॉर्ब करता है तो वो चीज़ थोड़ी सी वहाँ पर ठंडी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, जैसे एसीटोन एक केमिकल होता है, नेल पॉलिश रिमूवर भी कह सकते हैं इसको। अगर हम 1-2 बूंद अगर उसमें डालें अपनी हथेली में तो क्या होगा कि हमें हथेली में ठंडक महसूस होती है। तो ये ठंडक क्यों महसूस होती है, क्योंकि जो हमारी हथेली से हीट एनर्जी लेके, ऊष्मीय ऊर्जा लेके ये एसीटोन जो है ये भाप में बदलता है, और क्योंकि भाप में बदलने के लिए इसने ऊर्जा कहाँ से ली, हमारी हथेली से, पाम से, तो इसलिए हमारी जो हथेली है उसको ठंडक महसूस होती है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मटकों में पानी जो है वो जल्दी ठंडा क्यों हो जाता है अर्दन पॉट में। ये ऐसा इसलिए होता है कि मटका जो है मिट्टी का बना होता है, आप जानते हैं, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, तो पानी रिस कर, जब हम इसमें पानी भरते हैं तो रिस के वो बाहर की सरफेस में पानी आ जाता है, और पानी क्या होता है, जब इवेपोरेट होने के लिए वो हीट एनर्जी अंदर की जो पानी है उससे हीट एनर्जी वो लेगा भाप में बदलने के लिए। तो जो भाप में बदलेगा अंदर से हीट एनर्जी लेगा, जो अंदर पानी है उससे हीट एनर्जी सोखेगा, तो अंदर का जो पानी है वो ठंडा हो जाता है।
इसी तरीके से गर्मियों में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें समर क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए। तो इसलिए पहनने चाहिए कि समर जो कॉटन मैं गलत बोल गया, समर नहीं, समर में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए, तो सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। सूती कपड़े या कॉटन क्लोथ्स इसलिए पहनने चाहिए कि कॉटन जो होता है वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है पानी का, गुड एब्जॉर्बर होता है। तो क्या होता है, गर्मियों में पसीने ज़्यादा आते हैं, तो कॉटन क्लोथ्स क्या हैं कि वो आसानी से पसीनों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करेंगे और जब वो पसीने जो है हमारी बॉडी से वो एब्जॉर्ब करेंगे और उसका इवेपोरेशन होगा, तो हमारी बॉडी से हीट एनर्जी को लेके फिर वो इवेपोरेट होगा, तो हमारी बॉडी को ठंडक महसूस होती है। तो इस तरीके से आप इन सभी का एक कॉमन ही कारण है, द कूलिंग इज कॉज्ड बाय, जो ठंडक महसूस होती है, पानी ठंडा हो, हाथ में ठंडक महसूस हो, या सूती कपड़े पहनने से हमें शरीर में ठंडक महसूस हो, द कूलिंग इज कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। वो किस वजह से होती है, वाष्पीकरण या इवेपोरेशन कारण, बिकॉज when a liquid evaporates it takes latent heat of vaporization from surroundings। लिक्विड तभी इवेपोरेट होता है जब वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से, एंड द सरफेस विच लूजेज हीट गेट्स कूल्ड। और जिस सतह से सरफेस से हीट एनर्जी ली गई है वो ठंडी हो जाएगी। तो एग्जाम्स के नज़रिए से अगर आप देखें तो ये क्वेश्चंस आपको इवेपोरेशन पे पूछे जाते हैं कि वाई डू वी फील कोल्ड व्हेन वी कीप एसीटोन ऑन आवर पाम, जब हथेली पे एसीटोन डालते हैं तो ठंडक क्यों महसूस होते हैं। वाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, हमें गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वाई पीपल ऑफन स्प्रिंकल वाटर ऑन ग्राउंड ड्यूरिंग, आपने देखा होगा गर्मियों में कई लोग सड़क पे, ज़मीन पे, अपने घर के सामने की ज़मीन पे पानी का छिड़काव करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि पानी का जब वो छिड़काव करते हैं तो पानी जो है वो ज़मीन से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेगा और भाप में बदल जाएगा। तो उसने भाप में बदलने के लिए हीट एनर्जी कहाँ से ली, ज़मीन से ली। तो ज़मीन से जब वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ज़मीन क्या हो जाएगी, ठंडी, तो वहाँ पर क्या होगा, ठंडक महसूस होगी। इस तरीके से हाउ डज वाटर कैप्ट इन अदर पॉइंट, ये मैं आपको बता चुका हूँ, घड़े में रखा पानी क्यों ठंडा हो जाता है। तो इस तरीके से चारों क्वेश्चंस जो हैं इनका आंसर सेम ही है, चारों के आंसर में आप ये वाला आंसर लिख सकते हैं। और लास्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ये मैं आपको बता चुका हूँ इस टेबल पे, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड और ह्यूमिडिटी, ये चारों फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को किसी न किसी रूप में अफेक्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट कंसेप्ट बचा है कि देखिए टेम्परेचर को अगर डिग्री सेल्सियस में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन स्केल में बदलना हो या वाइस वर्सा, या उल्टा करना हो, केल्विन स्केल से सेल्सियस में बदलना हो, तो क्या करते हैं। वैसे टेम्परेचर के 3 मुख्य स्केल होते हैं टेम्परेचर या तापमान को मापने के, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। लेकिन यहाँ पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन का ही आपके सिलेबस में जिक्र है तो इसकी बात करते हैं। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.16 केल्विन के, जैसे 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। इसी प्रकार से ये 273.16 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। इसको हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसको अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू 273 ले लेते हैं, 0.16 को हम इग्नोर कर देते हैं। अब देखिए 2 केसेस हैं। पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए टू चेंज डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो तो सिंपली आप क्या कीजिए, ऐड 273, जो डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दे रखी है उसमें 273 ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, तो आप सॉल्यूशन क्या करेंगे, सीधा 25 डिग्री सेल्सियस में दे रखा है ना, तो डिग्री सेल्सियस में जब दे रखा और केल्विन में बदलना हो तो क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो 273 ऐड किया, सीधा आंसर आ गया 298 केल्विन। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ डिग्री सेल्सियस लिख रहे हैं, यहाँ ऐड कर दिया तो बाद में के लिखना है, यहाँ गलती से डिग्री सेल्सियस मत लिख दीजिएगा, कई बच्चे गलती करते हैं। अच्छा, इसके बाद टू चेंज केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। उल्टा अगर आपको करना है, केल्विन में दे रखा है और डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें 273 माइनस कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कन्वर्ट 373 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, अब यहाँ केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो क्या करना है, केल्विन से जब डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो 373 में से 273 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर केल्विन था, जब माइनस कर दिया तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस लिखा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जो 9th क्लास के मेन रूप से ये फर्स्ट चैप्टर के सारे नोट्स थे, 3 वीडियोस में मैंने आपको बताया। जिन्होंने अभी तक मेरे पहले के 2 वीडियोस जो मैंने इस पे बनाए हैं वो नहीं देखे, वो आप देख लीजिए। इन 3 वीडियोस में आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। और ज़रूरी नहीं है कि 9th क्लास के लिए, ये कॉमन छोटी क्लासेस में से भी रिलेटेड ये कंसेप्ट हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें आई हैं जो छोटी क्लासेस में भी होती हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा कंसेप्ट इन 3 वीडियोस में, जो मैटर, उसकी स्टेट्स के बारे में, कैसे उसको हम चेंज करते हैं स्टेट्स को, इवेपोरेशन, बॉइलिंग, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ये सारी बातें आपको ढंग से समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।